हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अर्थशास्त्र क्या है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है भाई? अर्थशास्त्र कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसका जो विस्तार है बहुत ज्यादा है। अर्थशास्त्र एक अत्यंत विशाल विषय है। अर्थशास्त्र में सिर्फ पैसे की ही बात नहीं होती है, बल्कि अपने पास जितने भी संसाधन है उसका सही तरीके से, नियोजित तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सके, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की अच्छी हो सके, हम महंगाई से लड़ सके, अपस्फीति भी ना हो, आर्थिक समृद्धि भी हो, आर्थिक विकास भी हो, लोगों का कल्याण भी हो, साथ ही पर्यावरणीय रूप से हम अपने संसाधनों को बचा सके, सतत पोषणीयता के साथ हम विकास कर सके, इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। मतलब कि अर्थशास्त्र एक बहुत ज्यादा विशाल विषय है। इसीलिए अर्थशास्त्र की कोई निश्चित परिभाषा या अर्थ देना आसान नहीं है। इसीलिए हम एक लाइन में अर्थशास्त्र की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा नहीं बता सकते, लेकिन विभिन्न विद्वानों और लेखकों ने समय समय पर इसका अर्थ और उद्देश्य बताने का प्रयत्न किया है। बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देने की कोशिश की है अलग अलग समय पर। एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से समय पर किस किस प्रकार की हमें परिभाषा देखने को मिलती है। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में। ये 18वीं शताब्दी कौन सा समय है? 1700 से लेकर 1800, ये 100 साल का जो समय है वो कहलाता है 18वीं शताब्दी। पीछे वाले के हिसाब से इस शताब्दी को जाना जाता है। उसी प्रकार 19वीं शताब्दी कौन सी हो जाएगी? पीछे वाले के हिसाब से उसका नाम आता है। तो 19वीं शताब्दी 1800 से लेकर 1900, ये 100 साल वाली 19वीं शताब्दी है। तो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की आरंभ में अनेक विद्वानों तथा लेखकों का मत था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। शुरुआत में विद्वानों ने अर्थशास्त्र को सिर्फ धन तक सीमित रखा कि धन का विज्ञान जो है वो ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इन विद्वानों को क्लासिकी अर्थशास्त्री कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वानों ने कहा कि अर्थशास्त्र का मतलब है धन का एक विज्ञान, और इन अर्थशास्त्रियों को बोला जाता है क्लासिकी अर्थशास्त्री, जिन्होंने शुरुआती तौर पर अर्थशास्त्र को परिभाषा देने की कोशिश की। इनकी दृष्टि में अर्थशास्त्र धन से संबंधित घटनाओं और पदार्थों का अध्ययन करता है, जिसमें धन की प्रकृति देखी जाती है, धन का उद्देश्य के बारे में बातें की जाती है, व्यक्तियों तथा देशों द्वारा धन का सृजन करना आदि चीजों को शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर इस परिभाषा में धन को केंद्र बिंदु में रखा गया। सब कुछ धन के इर्द गिर्द ही घूमता था। धन की प्रकृति क्या है, धन का उद्देश्य क्या है, लोग, देश, कोई क्षेत्र कैसे धन का सृजन करता है, उसका क्या उपयोग करता है, इन सब चीजों पर ही आधारित थी ये शुरुआती परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार की परिभाषा आती है 19वीं शताब्दी के आरंभ में। 19वीं शताब्दी कौन सी? 1800 से लेकर 1900 के बीच का समय, ये 100 साल 19वीं शताब्दी। तो इसके आरंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने सोचा कि अर्थशास्त्र को समाज के कल्याण के विषय पर बात करनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि अब अर्थशास्त्र को सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि अर्थशास्त्र को एक कल्याण के विषय के रूप में हमें बात करनी चाहिए, न कि केवल धन के बारे में। तो इसके बाद अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में देखा गया कि अर्थशास्त्र जो है वो लोगों का कल्याण करता है। लेकिन फिर भी इसमें एक लिमिटेशन थी कि इन विद्वानों ने कल्याण के रूप में तो बात की अर्थशास्त्र की, लेकिन इस कल्याण को सिर्फ भौतिक कल्याण तक ही सीमित रखा गया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक तौर पर क्या परिवर्तन आ रहा है, उन चीजों पर इन्होंने कम बात की। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अर्थशास्त्र की कल्याण की ये जो परिभाषा थी, उसने कल्याण के केवल भौतिक पहलुओं को ही व्याख्या की। भौतिक पहलुओं के बारे में ही बात करता था ये कल्याण की परिभाषा। तो लोगों को भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक सेवाएं की भी आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ भौतिक चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि हमें कपड़ा चाहिए या मकान चाहिए या भोजन चाहिए, भौतिक वस्तुएं हैं। लोगों का जीवन अच्छी होना चाहिए, जीवन
जीने के लिए अच्छी वायु होनी चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, लोगों के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर लोग मजबूत होने चाहिए, समाज एक स्वस्थ समाज होना चाहिए। इस प्रकार की बातें भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई। यानी कि लोगों को भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा थी, उसमें सिर्फ भौतिक चीजों को ही शामिल किया गया था। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति या समाज के पास उपलब्ध संसाधन दुर्लभ होते हैं, भाई अपने पास जो संसाधन है वो असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जमीन से कोयला निकालते जाओगे अनलिमिटेड और कोयला कभी खत्म होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोयला निकट भविष्य में खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार कहा जाता है कि पानी भी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संसाधन दुर्लभ होते हैं, ये असीमित नहीं है। तो लोग अपने लक्ष्यों को इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो वे उपयुक्त चयन के द्वारा करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अपने पास संसाधन दुर्लभ है, असीमित नहीं है, तो हमें इन संसाधनों को अपने चयन के हिसाब से वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए कि भारत में जमीन है, अब भारत के लोगों को गेहूं की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हम कपास भी उगा रहे हैं। कपास को तो हम खाने के इस्तेमाल में नहीं ले सकते, उसको तो हम बेचकर कपड़ा बनाएंगे। तो अब गेहूं भी उगाना है और कपास भी उगाना है, लेकिन जमीन अपने पास सीमित है, दुर्लभ है, कम है। तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि नहीं, पहले अपने खाने पीने की जरूरत को पूरा करते हैं, इसीलिए हम बड़े स्तर पर गेहूं को उगाएंगे। तो इसी को बोला जाता है चयन के आधार पर संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। तो इसीलिए अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहा गया। तो इसीलिए अर्थशास्त्र को बोला गया कि हम संसाधनों का चयन करके इसको हम वैकल्पिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं अपने लक्ष्य के अनुसार, तो इसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र की दुर्लभता और चयनता का विज्ञान। आगे आते आते और डेफिनेशन आई और इसके परिभाषा में बदला हुआ। 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी कौन सी हो गई? 1900 से लेकर 2000 के बीच का ये 100 साल 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में पूरी अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास प्राप्त करने के उद्देश्य ने गति पकड़ी। बाद में यह बोला गया कि अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे समाज की, पूरे क्षेत्र की, पूरे देश की समृद्धि बढ़ाने और विकास प्राप्त करने के उद्देश्य की एक बेसिक अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि तथा विकास में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती गई। 20वीं शताब्दी में आते आते पता चला कि आर्थिक समृद्धि करना है, आर्थिक विकास करना है, तो सरकार की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अर्थशास्त्र अब केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने और संसाधनों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रह गया। क्योंकि सरकार की इसमें इंपॉर्टेंस बढ़ गई, सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए, तो बोला गया कि अर्थशास्त्र अब केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने के बस एक एक आदमी तक ही सीमित नहीं है, एक व्यक्तिगत तौर पर लेने वाले निर्णयों में ही हम अर्थशास्त्र को सीमित नहीं रख सकते हैं। और संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वही अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करना और मुख्य रूप से सरकारों द्वारा प्रयोग करके आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास करना ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को समृद्धि तथा विकास का विज्ञान कहा गया। तो इस 20वीं शताब्दी आते आते अर्थशास्त्र को क्या बोला गया कि ये एक समृद्धि और विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का उपयोग करके हम देश की समृद्धि करेंगे, देश का विकास करेंगे। आगे 20वीं शताब्दी के अंत, 20वीं शताब्दी कौन सी हो गई? 1900 से 2000। तो 2000 आते आते मतलब 20वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्रियों ने भावी पीढ़ियों के कल्याण और पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में भी बात करना आरंभ कर दिया। अब सिर्फ समृद्धि और विकास तक ही बात सीमित नहीं रह गई। 20वीं शताब्दी के अंत आते आते अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमें भावी पीढ़ियों के कल्याण के बारे में भी सोचना है, कि आने वाली पीढ़ी भी अपनी जरूरतों का ध्यान रख सके। साथ ही हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं हो कि समृद्धि करते समय या विकास करने के चक्कर में हम पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा दें। तो इसीलिए अर्थशास्त्र को धारणीय विकास का विज्ञान भी कहा जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को धारणीय विकास मतलब ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखे, साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखे। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र को धारणीय विकास का विज्ञान भी कहा जाता है। देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है।
अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी दो ब्रांचेज आती हैं, कौन सी शाखाएं आती है? पहली है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। एक एक करके समझते हैं क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र और क्या है समष्टि अर्थशास्त्र। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको अंग्रेजी में देखोगे तो इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र और माइक्रो मतलब छोटे लेवल का, जिसे टेक्निकली भाषा में व्यष्टि बोला गया है। तो माइक्रो शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक अर्थ प्रकट करता है। अगर आप छोटे लेवल पर अर्थशास्त्र को देखोगे, मतलब उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक रूप से किस प्रकार निर्णय लेता है, वो किन चीजों को खरीदता है, किन चीजों को वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, किस प्रकार से वो बचत करता है, मार्केट में जाकर वो किस प्रकार से अपनी मांग रखता है, किन चीजों पर खर्च करता है, इन सब चीजों का अध्ययन करने जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। मतलब आप बहुत ही छोटे लेवल पर अर्थशास्त्र को देख रहे हो। एक समाज जिसमें सामूहिक रूप से अनेक व्यक्ति सम्मिलित है, प्रत्येक अकेला व्यक्ति उसका एक सूक्ष्म भाग है। समाज बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, लेकिन सारे लोगों को सामूहिक तौर पे नहीं देखना है, एक व्यक्ति को देखना है जो कि उसका एक छोटा सा भाग है। और इसी के ऊपर अर्थशास्त्र किस तरह से काम करता है उसी को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए एक व्यक्ति द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णय कैसे लेता है उसको हम अध्ययन करने जाएंगे तो हमें कौन सी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटे लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर, एक व्यक्ति के स्तर पर आर्थिक निर्णयों को देखना। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र और मैक्रो मतलब बड़े स्तर का। तो जब आप बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र को देखते हो, समाज के स्तर पर, एक क्षेत्र के स्तर पर, एक देश के स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर, तो वो किस चीज के अंतर्गत आ जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो मैक्रो शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ा। तो एक व्यक्ति की तुलना में समाज या देश या संपूर्ण अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होती है। एक व्यक्ति की तुलना में कोई भी समाज, कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश या पूरी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर लिए गए आर्थिक निर्णय समष्टि अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु है। जब आप एक व्यक्ति के आर्थिक निर्णयों के बारे में बात करते हो, मतलब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हो। लेकिन जब आप समाज, देश या पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में आर्थिक निर्णयों से जुड़ी बातें करते हो तो इसका मतलब आप समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर सरकार करों को एकत्र करने के लिए, मतलब सरकार अपने बजट में टैक्स का प्रावधान रखती है कि हाँ, हम इतना इनकम टैक्स लेंगे, इतना कॉर्पोरेशन टैक्स लेंगे, जीएसटी इस तरह की होगी। ये सब निर्णय पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते या व्यक्तियों के एक समूह को ही प्रभावित नहीं करते, पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब करों से जुड़े प्रावधान मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। इसी प्रकार सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय कितना करेगी सरकार? सरकार सड़क बनाएगी या फिर स्कूल खोलेगी, हॉस्पिटल खोलेगी, पुल बनाएगी, रेलवे लाइन बिछाएगी। यानी कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों पर कितना खर्च करेगी वो सिर्फ एक व्यक्ति को ही असर नहीं करेगा, वो पूरी अर्थव्यवस्था को असर करता है। तो ये अध्ययन किस में आ जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा कल्याण से संबंधित गतिविधियां, सरकार लोगों का कल्याण करने के लिए, जैसे गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए, जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान करने के लिए, पिछड़े तबकों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जिस प्रकार के निर्णय लेती है वो पूरे समाज को प्रभावित करता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाएगा। तो इसके बारे में नीतियां बनाती है सरकार, तो और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का ये काम करती है। ये नीतियां किस प्रकार कार्य करती है, समष्टि अर्थशास्त्र की यही विषय वस्तु है। सरकार की ये नीतियां जो पूरे समाज, पूरे देश,
पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वो कैसे काम करेगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, इन सब चीजों का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा। इसके अलावा राष्ट्रीय आय, देश का कुल उपभोग व्यय, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। पूरे देश की राष्ट्रीय आय देखो, देश का कुल उपभोग व्यय मतलब कोई भी देश कितना खर्चा कर रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, अपस्फीति यानी कि महंगाई नेगेटिव में कैसे आ रही है, उसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास आदि देश की संपूर्ण जनसंख्या से संबंधित बातें हैं, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत ये आते हैं। वो सारी चीजें जिसकी वजह से पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगी, जिसमें हम बड़े तौर पर चीजों को देखते हैं। तो ये थी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आज की क्लास आशा है कि आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।